हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मार्क। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीआईटी के लेक्चर नंबर 2, यानी जो इसका दूसरा लेक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में दोस्तों, ठीक है, हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा सब कुछ डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में जो जीआईटी की ड्रग्स है, जो फार्माकोलॉजी है, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे विशेष वही सेम पैटर्न, एग्ज़ाम मार्क ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम मार्क ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में वहाँ पे आप रजिस्टर करिए, फिर जाके आप मात्र 249 रुपये में, ठीक है, 249 रुपये में आप हमारे कोर्स फार्माकोलॉजी को परचेज कीजिए। ठीक है, और पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें कि आपका रिकॉर्डेड क्लास, फाइनल पीडीएफ, फुल लेक्चर वीडियो, टॉपिक वाइज क्लासेस, समराइज वीडियो और प्रिंटेड नोट्स, सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप वहाँ परचेज करिए मात्र 249 रुपये में और उसका इन्जॉय उठाइए और पढ़ाई प्रिपरेशन को अपने बूस्ट करिए। आगे चलते हैं दोस्तों। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एंटासिड और पीपीआई। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एमिटिक्स। ठीक है, एमिटिक्स का मतलब होता है वो दवा जिससे क्या वोमिटिंग यानी उल्टी को इंड्यूस किया जा सके। ठीक है, जिससे उल्टी कराया जा सके। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। एमिटिक्स आर ड्रग्स व्हिच प्रोड्यूसेस वोमिटिंग। ठीक है, मतलब वही कि एमिटिक्स वो दवा है जिससे क्या हो, उल्टी करवाया जा सके। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो दे स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा टू इंड्यूस वोमिटिंग। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक दोस्तों, ये दो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब होते तो और हैं, ठीक है, लेकिन ये दो मेन प्लेसेस हैं जहाँ से आप उल्टी करवा सकते हैं। ठीक है, इंड्यूस करवा सकते हैं। पहला तो आपका CTZ और गैस्ट्रिक म्यूकोसा। CTZ जो है दोस्त, ठीक है, ये आपका ब्रेन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेन में। ठीक है, लेकिन जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, ठीक है, ये आपका स्टमक, ठीक है, स्टमक में होता है। ठीक है, CTZ रिसेप्टर से जब उल्टी होती है, ठीक है, तो उसका अलग फैक्टर होता है। ठीक है, और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा से इंड्यूस होता है उसका अलग कारण होता है। इसके ड्रग्स के बारे में बात करें और इसके डोजेस के बारे में बात करें तो ड्रग्स में पहले है आपका एपोमॉर्फिन, फिर है कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और इपैक सिरप। ठीक है, क्या है? इपेकाक सिरप। ठीक है, स्पेशल है, इसको ध्यान रखिए। एक पॉइंट बताऊंगा मैं, ठीक है, इपेकाक और एवोमॉर्फिन का। ठीक है, अभी बताएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एपोमॉर्फिन क्या है? 5 mg IM। ठीक है, यानी इंजेक्शन फॉर्म में। कॉपर सल्फेट गिव इन वाटर विथ एवरी 15 मिनट अंटिल एमेसिस अकर्स। यानी कॉपर सल्फेट को आप पानी के साथ में 15 मिनट बाद देना स्टार्ट करें और तब तक दें। ठीक है, जब तक क्या उल्टी हो ना जाए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड 2 टेबल स्पून NaCl इन ग्लास ऑफ वार्म वाटर। ठीक है, 2 चम्मच नमक लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में डालिए। ठीक है, उसके बाद में पिला दीजिए, उससे क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। इपिकाक सिरप की बात करें तो 15 से 30 ml फॉलोड बाय 200 ml ऑफ वाटर। ठीक है, यानी 200 ml के पानी के साथ में 15 से 30 ml आप इपिकाक सिरप को लीजिए। ठीक है, जिससे इससे उल्टी कराया जा सकता है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो क्या है कि जो एपोमॉर्फिन, ठीक है, नोट में इसको लिख लीजिए, इपिकॉक सिरप जो है, ठीक है, ये बेटर देन एपोमॉर्फिन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए
कि अगर उल्टी कराने की स्थिति आती है, सिचुएशन आता है, तो उसमें हम एपोमॉर्फिन को नहीं, इपकॉक सिरप को सबसे, इन सारी चीज़ों में, ठीक है, इपकॉक सिरप को हम मोस्ट प्रिफर्ड करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, इंडिकेशन और यूजेस की बात करते हैं। टू इंड्यूस वोमिटिंग, भाई एमिटिक ड्रग्स है तो वोमिटिंग ही कराएगी। ट्रीटमेंट ओवरडोज ऑफ ड्रग, अगर किसी दवा का ओवरडोज हो गया है तो उल्टी करा के उसको जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। और टू ट्रीट पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के केसेस में भी जो है क्या है, उल्टियाँ करवाई जाती हैं। कंट्रा इंडिकेशन की बात करें, हिस्ट्री ऑफ सीजर, अगर किसी को सीजर की हिस्ट्री है तो उसमें ये दवाई आप नहीं दे सकते हैं। इंजेस्टेड कॉस्टिक सब्सटेंसेस, ठीक है, आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर कॉस्टिक सब्सटेंसेस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तब भी उसे जो है उल्टी नहीं करवाना है, ठीक है। सेमी कोमाटोज और अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, वह व्यक्ति जो अर्ध बेहोशी में है या पूरी तरीके से बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो उसमें भी जो है क्या, ये दवाइयाँ यूज़ नहीं की जाती हैं। एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें, एरिथमिया, डायरिया, कार्डियोटॉक्सिसिटी और ड्राउसीनेस, ये सारे जो क्या हैं, इसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, एमिटिंग्स रिड्यूस देयर इफेक्ट व्हेन यूज्ड विथ एक्टिवेटेड चारकोल, आप लोग ने देखा होगा कि जब किसी को पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसमें एक्टिवेटेड ड्रग चारकोल जो है दिया जाता है, तो ये एमिटिक के इफेक्ट को जो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, एसेस द कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ पेशेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग, यानी जब आप पेशेंट को दवा दे रहे हो तो उसके स्थिति को एक बार आप एसेस कर लें, जांच कर लें कि वो बेहोश है कि क्या है, ठीक है। फॉलो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इपैक सिरप विथ 1 or 2 पैसेस टेपिड वाटर और अदर क्लियर लिक्विड, ठीक है, इपैक सिरप को जो है आपको देना है, ठीक है, मोस्ट प्रिफर्ड, यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑब्टेन ए हिस्ट्री ऑफ फाइंड ऑफ इट कॉस्टिक सब्सटेंसेस एंड डिटरमाइन पॉसिबल एंटीडोट्स, ठीक है, इसका आपको एक पॉसिबल एंटीडोट भी डिटरमाइन करना है, ठीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में। वी शुड नो डैट लीवेज इज नेसेसरी, ठीक है, इफ सेकंड डोज नॉट प्रोड्यूसेस वोमिटिंग, इपेकॉग में बी कार्डियोटॉक्सिक इफ एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, गैस्ट्रिक लेवास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अगर 2 बार डोज दिया जा चुका है उसके बाद भी उल्टी नहीं हो रही है तो उसे क्या, गैस्ट्रिक लिवास करवाया जाता है। क्योंकि अगर आप गैस्ट्रिक लिवास नहीं करवाएंगे, अगर डोज को आप रिपीट करते रहेंगे दवा, तो उससे क्या होगा, उससे, ठीक है, टॉक्सिसिटी हो जाएगी इपेकाक की, ठीक है, और ये क्या होता है, ये कार्डियोटॉक्सिक होता है, ठीक है, और हार्ट का कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इससे अच्छा रहता है, ठीक है, कि एक बार ट्राई किए, अगर हुआ तो ठीक, नहीं दूसरी बार में क्या होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक लिवास करा दिया जाता है। बात करें एंटी एमिटिक्स, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एंटी एमिटिक। एंटी एमिटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जिनके यूज़ करने से हम उल्टी को, वोमिटिंग को, नोजिया को प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है, यानी उसको रोक देते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि एंटी एमिटिक्स आर द ड्रग व्हिच प्रिवेंट और कंट्रोल द वोमिटिंग एंड नोजिया। आगे चलते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन आता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कहाँ पे, आपके 9 सेट में, ठीक है, अभी दिखाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपके 9 सेट में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑर्डनसिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन, डोलासिट्रॉन, ये क्या है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ठीक है। डोम्पोरिडोन, ओलेंजापिन, मेटोक्लोप्रोमाइड, क्या है ये, प्रोकाइनेटिक डोपामिन एंटागोनिस्ट। साइक्लिजिन, डाइफेनाइड्रामिन, मैक्लोजिन, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन, ये क्या है, एंटीहिस्टामाइंस। हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन, ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है। भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कौन से 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं, कौन से प्रोकाइनेटिक्स ड्रग हैं, और कौन से एंटीहिस्टामाइन और कौन से एंटीकोलिनर्जिक्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स में, ठीक है, आपको हायोसिन याद रखना है, हमेशा ऑल टाइम याद रखना है। अगर एंटी एमिटिक ड्रग्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको हायोसिन याद होना चाहिए, हायोसिन के काम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको ओल्डेंसेट्रॉन याद होना चाहिए,
और आपको क्या याद होना चाहिए, मेटोक्लोप्रोमाइड याद होना चाहिए और डम्पेरिडोन याद होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एंटी एमिटिक नाम लेने भर से। आइए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, और इसके डोज की बात करें तो हायोसिन, ठीक है, डाइसाइक्लोमिन, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन, मेटोक्लोप्रामाइड, डोम्पोरिडोन और ऑन्डेंसेट्रॉन। हायोसिन का डोज जो है वो 200 से 600 MCSC, और डाइसाइक्लोमिन क्या है 40 mg 6 hourly, और साइक्लिजिन 50 mg 4 to 6 hourly, और मैक्लिजिन 25 mg, मेटोक्लोप्रामाइड 10 mg, डोम्पोरिडोन 10 से 20 mg, और ऑन्डेंसेट्रॉन 8 to 16 mg। ठीक है, ये हो गई इनकी डोजेस की बात। आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। जो हायोसिन है, ठीक है, हायोसिन जो है ये क्या करता है, हायोसिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है ना, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है हायोसिन। तो हायोसिन क्या करता है कि ये सिक्रीशंस जो है उनको कम कर देता है, ठीक है। तो ये जो यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ठीक है, इन वोमिटिंग as well as in diarrhea and in abdominal क्रैम्प्स। ठीक है, इतनी सारी जगहों पे जो है ये हायोसिन यूज किया जाता है। लेकिन हायोसिन को यूज करने से पहले ये क्लियर करना होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी तो नहीं है, जो जीआईटी है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन है, किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है उसमें। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद में, ठीक है, आप सिंगल मेडिसिन से इतनी सारी चीज़ें ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं डाइसाइक्लोमिन। ठीक है, ये डाइसाइक्लोमिन आपका क्या होता है, एंटी स्पास्मोडिक ड्रग होता है। ठीक है, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन, मेटोक्लोप्रोमाइड, डोम्पोरिडोन और ऑन्डेंसेट्रॉन, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ की जाती हैं, ठीक है, ये यूज़ की जाती हैं नोजिया एंड वोमिटिंग के ट्रीटमेंट के लिए। और भी इनके यूज होते हैं। ठीक है, ये वर्टिगो के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, वर्टिगो, ये भी वर्टिगो के लिए। ठीक है, तो भाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं, ठीक है, तो इनका यूज़ तो किया ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है, ठीक है, इस पर्पज़ से, ठीक है, आप नोजिया और वोमिटिंग के लिए मान के चलिए। ठीक है, और जो मैक्लिजिन होता है, ठीक है भाई, ये सेफ होता है कहाँ पे, प्रेगनेंसी में। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में सेफ होता है। ठीक है, किसके लिए, मॉर्निंग सिकनेस के लिए। ठीक है, ये भी, और एक अलग से समझ लीजिए आप, डाइफेनाइड्रामाइन, छोड़िए इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, इसको बाद में बताएंगे। इतना समझ में आया ना। ठीक है, क्या हायोसिन कहाँ पे यूज, एज एंटीकोलिनर्जिक्स कहाँ पे, वोमिटिंग के लिए और डायरिया के लिए। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं उसमें भी काम करेगा। ठीक है, क्या ये क्या करता है, इस सिक्रीशन को कम कर देता है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो डिक्रीज कम कर देता है। फिर डाइसाइक्लोमिन का कहाँ पे,
एंटी एस्मास्मोटिक, पेट दर्द में, ठीक है। फिर साइक्लिजिन, मैग्लीजिन, मेटोक्लोप्रोमाइड, डोम्पोरिडोन और ऑनडेंसेट्रॉन क्या है, कहाँ पे यूज किया जाएगा, नोजिया और वोमिटिंग के लिए, ठीक है। इनकी डोजेस की बात हो गई। आइए आगे चलते हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स एंड एंटीकोलिनर्जिक एजेंट ब्लॉक्स द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एसिटाइलकोलिन इन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, हायोसिन, ठीक है, ये क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को जो है क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, कहाँ पे, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिससे क्या होता है, ठीक है, नोजिया और वोमिटिंग बंद हो जाती है। एंटी हिस्टामिन की बात करें, एंटी हिस्टामिन कैसे काम करता है, दे ब्लॉक द हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर एंड दे एक्ट इफेक्ट ऑन वोमिटिंग सेंटर सीटीजेड बाय प्रोड्यूसिंग सिडेशन, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिडेशन प्रोड्यूस करके जो है वोमिटिंग सेंटर को बंद कर देता है। प्रोकाइनेटिक डोम्पोरिडोन, ठीक है, डोम्पोरिडोन, मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, दे ब्लॉक्स द डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करते हैं। दे प्रमोट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड क्विकन गैस्ट्रिक इम्पेटाइन, ठीक है, क्या करता है, जैसे ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनकी मोटिलिटी को ये इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जो यहाँ पे भरा हुआ मटेरियल होता है वो जल्दी से क्या आता है, नीचे आके जो है खाली हो जाता है, ठीक है। यानी ये रेक्टम की तरफ जो है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, फूड जो होता है, उसको क्या करते हैं, धक्का देते हैं। 5-HT3 एंटागोनिस्ट क्या है, ये सीरोटोनिन की बात कर रहा है, ठीक है। दे ब्लॉक सीरोटोनिन रिसेप्टर्स इन सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सो दे कैन यूज टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव एंड साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी ड्रग्स काजिंग नाजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है वो क्या होता है, वो पोस्ट ऑपरेटिव केस और साइटोटॉक्सिक के लिए जो है काम करता है। एग्जाम्पल की बात करें, ऑन्डेंसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, प्लेनोसेट्रॉन, ठीक है, ये सारी दवाइयाँ क्या हैं, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। आगे चलते हैं, इंडिकेशन और यूजेस की बात करें, इंडिकेशन और यूजेस, 5-HT3 एंटागोनिस्ट आर यूज्ड मैनेजमेंट ऑफ नाजिया वोमिटिंग एसोसिएटेड विथ कीमोथेरेपी, ठीक है। यहाँ पे आप ऑन्डेंसेट्रॉन को याद रखिए, 5-HT3 जैसे आता है आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए क्या, ऑन्डेंसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, प्लेनोसेट्रॉन, ठीक है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। एंटीहिस्टामिन सच एज डाइफेनाइड्रामाइन इज यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस एंड मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है, किसके साथ, डाइफेनाइड्रामाइन किसके साथ, पाइरोक्सिन, पाइरोक्सिन क्या है, पाइरोक्सिन विटामिन 6, विटामिन B6, ठीक है। एंटीहिस्टामिन सच एज डाइफेनाइड्रामाइन इज यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस एंड मॉर्निंग सिकनेस। मेटोक्लोप्रोमाइड के बारे में बात करें, इज यूज फॉर गैस्ट्रिक इम्पेटाइन इन पेशेंट रिसीविंग ट्यूब फीडिंग, ठीक है, ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जो क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक इम्पेटिंग में जो है, ठीक है, यानी पेट को खाली करने में ये हेल्प करता है, ये भोजन को क्या करता है, ये नीचे की तरफ जो है रेक्टम की तरफ ढकेलता है। तो ये हो गया आपका मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये प्रोकाइनेटिक ड्रग होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक हायोसिन डाइसाइक्लोमिन आर यूज्ड इन ट्रेवल सिकनेस, ठीक है, ये जो है कहाँ पे, ट्रेवल सिकनेस में यूज किया जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर जो हमने पिछले स्लाइड में बताया है, अगर वो सारी दिक्कतें हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बस ध्यान में आपको यही रखना है कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना है हायोसिन का, ठीक है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, प्रिकॉशन की, तो डाइफेनाइड्रामाइन इज कंट्राइंडिकेटेड इन हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट, भाई अगर हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है
तो उसमें डाइफेनहाइड्रामाइन क्या, कोई भी दवा नहीं देनी है, ठीक है। मेटोक्लोप्रोमाइड इज कंट्राइंडिकेटेड इन सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ठीक है। मेटोक्लोप्रोमाइड जो है नहीं दिया जाएगा। यूज कॉशनियर रिड्यूस डोज इन रीनल इम्पेयरमेंट कंडीशन, अगर किसी को किडनी की समस्या है, ठीक है, रीनल डिस्फंक्शन है, तो उसमें जो है डोज काफ़ी कम करके जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक इन दवाओं का यूज किया जाता है। आइए आगे चलते हैं, एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में आपका हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पेन इन आईएम इंजेक्शन ऑन साइट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएम जाएगा तो पेन हो सकता है। रेक्टल इरिटेशन, ब्लड विजन, ड्राउसीनेस और फोटोसेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है। ये ड्राउनेस, हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लड विजन और ड्राउसीनेस ये कहाँ पे मिलते हैं? एंटीकोलिनर्जिक्स में और एंटीहिस्टामिनिक्स में, ठीक है। इतने जो साइड इफेक्ट हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? एंटीकोलिनर्जिक्स और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो होते हैं ये इतने मेन एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आगे चलते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन, एंटी डायरियल आ गया, ठीक है। पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चलो आगे अभी सेपरेट बात करते हैं, ये कर लेते हैं यार। ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस, डॉक्सिलामिन याद रखना, ठीक है। इन 5-HT3 एंटागोनिस्ट पैरानोसेट्रॉन इज मोस्ट पोटेंट, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस क्या है? डॉक्सिलामिन है, और 5-HT3 एंटागोनिस्ट में जो क्या है वो पैरानोसेट्रॉन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ की बात कर रहा है? ये हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी, ये हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन देखते हैं। यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन अदर सीएनएस डिप्रेसेंट इंक्लूडिंग ओपॉइड्स सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स काजेज एडेटिव सीएनएस डिप्रेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। मेटोक्लोप्रोमाइड अफेक्ट्स जीआई मोटेलिटी, सही है। अल्टर द जीआई एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग सच एज सैलिसिलेट, लीवोडोपा, डाइजापाम, लिथियम टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये सही है, ठीक है। जो ड्रग इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, एंटाहिस्टामिन, ठीक है, सीएनएस को डिप्रेसेंट करता है और क्या करता है, ओपाइड एंड सिडेटिव जो एडेटिव एजेंट होते हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा सीएनएस डिप्रेशन करते हैं। और मेटाक्लोप्रामाइड क्या करता है, मेटाक्लोप्रामाइड क्या करता है, वो करता है जीआई मोटेलिटी को, ठीक है, और जीआई एब्जॉर्प्शन को, दोनों को अफेक्ट करता है, जिसमें कि आपका सैलिसिलेट, लेवोडोपा,
लिथियम और टेट्रासाइक्लिन के दवाइयों के एब्जॉर्प्शन शामिल हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एसेस द पेशेंट फॉर नोजिया, वोमिटिंग एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिक्रीजेज metoclopramide doses 50% of usual recommended dose if creatinine clearance is less than 40 ml per minute। अगर 40 ml पर मिनट से कम है क्या क्रिएटिनिन, तो मेटोक्लोप्रोमाइड की जो डोज है वो 50% कम करना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू कंज्यूम एल्कोहल व्हाइल टेकिंग एंड एंटीएमेटिक ड्रग्स। ठीक है, पेशेंट को बताना है कि अगर आपने एंटीएमेटिक ड्रग्स कोई लिया है तो आपको ड्राइविंग नहीं करना है। ठीक है, एडवाइज द पेशेंट टू टेक ओरल एंटीएमेटिक्स 1 आवर बिफोर एक्सपोजर टू कंडीशन कॉजिंग मोशन सिकनेस और बिफोर ट्रेवलिंग। ठीक है, पेशेंट को बताना है कि अगर आपको मोशन सिकनेस या ट्रेवलिंग से कोई प्रॉब्लम है, आपको उल्टी या दस्त होते हैं, ठीक है, तो आपको उसके 1 घंटा पहले जो है एंटीएमेटिक्स ड्रग्स ले लेने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एंटी डायरियल्स ड्रग। ठीक है, एंटी डायरियल्स ड्रग क्या करते हैं? ठीक है, यूज टू कंट्रोल डायरिया इज कॉल्ड एंटी डायरियल ड्रग्स। ये एंटी डायरिया क्या होता है? डायरिया मोर देन, ठीक है, 5 टाइम्स विद इन 1 आवर। ठीक है, स्टूल पासेस, ठीक है, स्टूल पासेस ग्रेटर देन 5 टाइम्स इन 1 आवर। अगर 1 घंटे में 5 से ज़्यादा बार आपको फ्रेश होने जाना पड़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आप डायरिया के शिकार हो चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, एंटी डायरियल एक्टिव ओपाइड रिसेप्टर्स इन जीआईटी ट्रैक्ट टू डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड सोडियम इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एंटी डायरियल्स जो हैं, ठीक है, वो ओपाइड रिसेप्टर जो जीआईटी में, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो जीआईटी रिसेप्टर होते हैं उस पर ये बाइंड करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं क्या, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है उसको ये डिक्रीज करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, फ्लूइड और सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। एंटी डायरियल एजेंट्स, ठीक है, बाइंड्स ओपाइड रिसेप्टर इन जीआईटी। ठीक है, डिक्रीजेस intestinal motility and increases the absorption of fluid and sodium in the इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपको समझने में आसानी होगा कि जो एंटी डायरियल एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंड्स करते हैं किससे, ओपाइड रिसेप्टर से इन जीआईटी। उसके बाद में क्या करते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं क्या, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, और इंक्रीज क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड सोडियम इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटी डायरियल ड्रग्स का मैकेनिज्म। आगे चलते हैं, बात करते हैं दवा के बारे में, किस इनमें कौन कौन सी दवाइयाँ शामिल हैं। तो इनमें आपका सबसे फर्स्ट
लोपरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट, ऑक्ट्रियोटाइड, पॉलीकार्बोफिल और बिस्मथ सबसैलिसेट। ठीक है, BS बिस्मथ सबसैलिसेट। ठीक है, बिस्मथ सबसैलिसेट जो है इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये आपकी होगी दवाइयाँ क्या, लोपरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट, ऑक्ट्रियोटाइड, पॉलीकार्बोफिल और बिस्मथ सबसैलिसेट। बात करें इनके डोज के बारे में, तो इनकी डोज जो है लोपरामाइड 2 to 4 mg, ठीक है, डाइफिनॉक्सिलेट 5 to 10 mg और ऑक्ट्रियोटाइड 100 to 250 mcg क्या TID। पॉलीकार्बोल मिस है और इसका 60 ml 6 आवरली सस्पेंशन के फॉर्म में जो है दिया जाता है। इंडिकेशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो इंडिकेशन में आपका एंटी डायरियल का ज़्यादा कुछ नहीं है, टू ट्रीट अंडरलाइंग काजेज ऑफ डायरिया। ठीक है, पहली बार डायरिया जिस वजह से हो रही है, जो भी कारण है, ठीक है, उसको आप ट्रीट करिए। उसके बाद में टू कंट्रोल एंड रिलीव सिम्टम्स ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक डायरिया, यानी फिर आपको क्या करना है, ठीक है, चाहे वो एक्यूट डायरिया हो चाहे क्रॉनिक डायरिया हो, उसके सिम्टम्स से, ठीक है, या उसके दवा दे के जो है उसको आपको ट्रीट करना है पूरी तरीके से। कंट्रा इंडिकेशन की बात करें, कंट्रा इंडिकेशन और प्रिकॉशन की, तो कंट्रा इंडिकेटेड इन एब्डोमिनल पेन ऑफ अननोन पैथोलॉजी। ठीक है, अगर अननोन पैथोलॉजी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मेगाकोलन, ठीक है, मेगाकोलन इन clients with inflammatory bowel disorder. This could be lead to a serious complications such as perforation of the bowel। ठीक है, यानी अगर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, ठीक है, कंडीशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़ की, तो उसमें भी जो है आपको क्या करना है, एंटी डायरियल एजेंट नहीं यूज़ करना है। अगर आपने एंटी डायरियल एजेंट यूज़ कर दिया तो उससे जो है आपके इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएगा, फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है, ड्रग इंटेक्शन की बात करें, इसके दोस्त और दुश्मन की बात करें, तो यूज़ ऑफ डाइफिनॉक्सिलेट और लोपरामाइड विथ सिमिलर एक्टिंग ड्रग्स काजेज एटेटिव एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। यानी अगर डाइफिनॉक्सिलेट या लोपरामाइड यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में उसी ग्रुप की कोई और दवा यूज़ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका एडेटिव इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, फ़ायदा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। एडवर्स रिएक्शन की बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, पेन एट द इंजेक्शन साइट, नोजिया, गाल स्टोन, ठीक है, विथ ऑक्ट्रियोटाइड। अगर ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको गाल स्टोन की, ठीक है, समस्या देखने को मिल सकती है। ड्राउसिनेस विद डाइफिनॉक्सिलेट एंड लोपरामाइड, ठीक है, ड्राउसिनेस, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें लोपरामाइड के रेजिमेन के बारे में। लोपरामाइड भाई मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है ना एंटी डायरिया का, तो लोपरामाइड किसने आता है 2 to 4 mg में। ठीक है, 2 to 4 mg में आता है। अगर किसी को एक्यूट डायरिया है, ठीक है, मतलब उसकी जो स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 बार से ज़्यादा हर घंटे में, यानी एवरी 1 hours मोर देन 5 times ही रिक्वायर टू पास स्टूल। ठीक है, उस समय हमको क्या करना है, पहली डोज, ठीक है, फर्स्ट डोज, ठीक है, 2 mg, ठीक है, 2 mg। फिर भी अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आफ्टर 4 hours, 4 to 6 hours, आफ्टर 4 to 6 hours, ठीक है, 2 mg फर्दर, ठीक है, फिर रिक्वायर्स 4 to 6 hours 12 mg फर्दर। ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको करना नहीं, मैं केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये आप कर सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, जो बुक्स हैं, ठीक है, कहाँ किस बुक्स में, हैरिसन की जो मेडिसिन की बुक है, ठीक है, हैरिसन की मेडिसिन, उसमें मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, मैनेजमेंट ऑफ डायरिया में जो है, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, कि अगर
नहीं कंट्रोल हो रहा सिंगल डोज से, तो आप उसे 3 बार जो है 4 से 6 घंटे की ड्यूरेशन में लोपरामाइड एवरी टाइम 2 mg लोपरामाइड दे के जो है डायरिया उसका आप रोक सकते हैं। आगे चलते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। एसेस फॉर एब्डोमिनल पेन एंड डिस्टेंशन, नोजिया, वोमिटिंग एंड बाउल साउंड, यानी आपको क्या क्या एक्सेस करना है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं, डिस्टेंशन, पेट टाइट है फुला हुआ है कि नहीं, नोजिया, जी मसला रहा है कि नहीं, वोमिटिंग उल्टी हो रही है कि नहीं, और बाउल साउंड्स, जो इंटेस्टाइन की आवाज़ है, ठीक है, आंतों की आवाज़ है, घरघराहट है, वो आपको कैसी सुनाई पड़ रही है। फिर एसेस द पेशेंट स्किन टर्गर एंड मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फॉर एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम डायरिया, ठीक है, आपको ये भी एसेस करना है कि कहीं डायरिया की वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो गया, ये भी आपको एसेस करना है। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड ड्रिंकिंग प्लेन वाटर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स दैट हैव बीन लॉसेस इन द स्टूल, ठीक है, ये कह रहा है कि पेशेंट को जो है, ठीक है, प्लेन वाटर पीने से मतलब ना पीने की सलाह देना चाहिए, क्योंकि जो प्लेन वाटर होता है उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, कोई मेडिकेशन नहीं होता है, ठीक है, उसके बजाय आप उसे ORS सजेस्ट करिए, ठीक है, उसे आप ORS सजेस्ट करिए, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिससे कि जो भी उसका मतलब डिहाइड्रेशन हुआ है, जो भी उसके बॉडी से पानी का लॉस हुआ है, वाटर का लॉस, वो ORS से जो है कंप्लीट हो जाएगा। एडवाइस क्लाइंट्स टू अवॉइड कैफीन, ठीक है, क्लाइंट को कैफीन से बचने की सलाह देना चाहिए। कैफीन एक्सेलरेट द डायरिया, ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो कैफीन होता है वो डायरिया को बढ़ाता है, ठीक है, तो इसलिए कैफीन से बचना चाहिए। बाय इंक्रीजिंग GIT मोटेलिटी, ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन है, ठीक है, GIT जो उसको क्या करता है, उसकी मोटेलिटी को जो है इंक्रीज कर देता है, जिससे डायरिया होने लगता है। क्लाइंट विथ सीवियर केसेस ऑफ डायरिया मे बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा मतलब डायरिया है तो उस समय उसको जो है हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, ठीक है, ये उसे सलाह देना चाहिए। नो द पेशेंट हाई डोज लॉन्ग टर्म यूज ऑफ डाइफेनॉक्सिन और डाइफेनॉक्सिलेट में काजेज डिफिडेंस, ठीक है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं पेशेंट डाइफेनॉक्सिलेट या डिफेनॉक्सिन तो नहीं ले रहा है लंबे समय से, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसे समय के साथ उसकी जो है आदत पड़ जाती है, डिपेंडेंसी हो जाता है उसमें, तो उस टाइम भी जो है केस काफ़ी ख़राब हो जाता है। लास्ट में बात करें हम लैक्सेटिव या परगेटिव के बारे में, ठीक है, जो लैक्सेटिव या परगेटिव्स होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये क्या करते हैं, स्टूल को लूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो है सही से बाहर करते हैं। तो डिफिनेशन समझ लेते हैं। दीज ड्रग्स आर कॉम्बिनेटली नोन एज परगेटिव्स, ठीक है, which include laxative and कैथरेटिक्स, ठीक है, मतलब जो लैक्सेटिव या परगेटिव्स होते हैं इनको कंबाइंडली जो है परगेटिव ही कह सकते हैं, ठीक है, और जो परगेटिव होते हैं ये 2 तरीके से काम करते हैं, पहला तो लैक्सेटिव, ठीक है, और फिर कैथरेटिक्स। दीज ड्रग्स आर यूज टू ओवरकम द कॉन्स्टिपेशन एंड प्रॉपर इवेक्वेशन ऑफ बाउल, यानी इन दवाओं का यूज़ जो है हम, ठीक है, जो GIT जो है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से साफ करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए करते हैं। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक है, इसका जो MOA है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये क्या करता है, ठीक है, जैसे इसमें कई तरीके के जो हैं मतलब इसका भी क्लासिफिकेशन है, जिसमें बल्क लैक्सेटिव है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। तो पहले हम बात करते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के बारे में। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जो होते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉ वाटर इनटू द इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द मास ऑफ स्टूल स्ट्रेंथिंग मस्कुलेचर व्हिच रिजल्ट्स इन पेरिस्टालसिस, ठीक है, मतलब जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव होते हैं ये क्या करते हैं, ये मैग्नीशियम के प्रिपरेशन होते हैं, ये जब इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वहाँ से इंटेस्टाइन से पानी ये निकाल लेते हैं और एक पूरा मतलब भारी लुगदी बल्क टाइप का जो फॉर्मेशन कर देते हैं, जो क्या करता है कि आंतों में पेरिस्टालसिस को जो है स्टार्ट कर देता है। जो आंतें रुकी हुई होती हैं, जो शांत रह बैठी रहती हैं, उनमें जो क्या है ये पेरिस्टालसिस स्टार्ट करवा देता है, और जब पेरिस्टालसिस स्टार्ट करवा देता है तो उससे जो है जो फीकल मैटर होता है उसका कंप्लीट इवेक्वेशन हो जाता है।
तो ऑस्मोटिक इस तरीके से काम करते हैं। बात करें स्टिमुलेट लैक्सेटिव के बारे में, तो स्टिमुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो इंटेस्टाइन है उसके पेरिस्टाल्सिस को जो है मूवमेंट बढ़ा देते हैं और इस तरीके से जो है इंटेस्टाइन इवेक्यूएट हो जाता है पूरे कंप्लीट। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव, लुब्रिकेंट लैक्सेटिव क्या कहते हैं, इंक्रीज वाटर रिटेंशन इन द स्टूल, प्रिवेंट वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्टूल एंड लुब्रिकेट एंड सॉफ्टन इंटेस्टाइनल कंटेंट। मतलब कहने का मतलब है कि जो लुब्रिकेंट होते हैं ये स्टूल को, ठीक है, लुब्रिकेट बनाते हैं। लुब्रिकेट कैसे, कि जो खाया पिया हुआ है आपका, ठीक है, सारा कुछ आपके इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा, ना उसमें से कुछ एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ना कुछ कम होगा, ठीक है। इस तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन को जो है पूरी तरीके से रोक कर रखते हैं स्टूल से, ठीक है, और लुब्रिकेट रहते हैं। और जो इंटेस्टाइन में जो कंटेंट पड़ा हुआ होता है उसको भी ये क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं और इस तरीके से इनका इवेक्यूएशन हो जाता है और इंटेस्टाइन पूरी तरीके से खाली हो जाती है। स्टूल सॉफ्टनर की बात करें, दो ही चलते हैं, स्टूल सॉफ्टनर और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, ठीक है, कॉमनली यही यूज होते हैं। स्टूल सॉफ्टनर क्या करता है, अलाउ मोर फ्लूइड आर फैट टू पेनिट्रेट द फिशेज प्रोड्यूसिंग ए सॉफ्टनर फीकल मास, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पानी, ठीक है, अलाउ करते हैं, ठीक है, किसको, जो फिशीज़ है उसको पेनिट्रेट करने के लिए। जब उसको पेनिट्रेट कर देते हैं तो वो पूरी तरीके से गीला हो जाता है, ठीक है, और जब वो गीला हो जाता है तो वो क्या करता है, वो बाहर आने के लिए जो है वो अलाउ हो जाता है और इस तरीके से कंप्लीट इवेक्यूएशन हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट इवेक्यूएशन हो जाता है। और जब कंप्लीट इवेक्यूएशन हो जाता है तो इंटेस्टाइन पूरी तरीके से खाली होती है और इस तरीके से ये अपना परगेटिव या लैक्सेटिव इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं। आइए आगे चलते हैं, दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं और इनके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दवाइयाँ जो हैं ये बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव होती हैं, जैसे कि मेथाइल सेलुलोज, ठीक है, ये क्या होते हैं, 2 टैबलेट्स, ठीक है, 1000 mg ओरली विथ 8, ठीक है, ओजल लिक्विड अप टू 6 टाइम ए डे, यानी दिन में 6 बार दिया जा सकता है। दूसरा क्या है, लुब्रिकेंट लैक्सेटिव इंक्लूड मिनरल ऑयल, ठीक है, कॉन्ड्रीमेल और फ्लेट मिनरल ऑयल्स इनिमा, ठीक है, ध्यान रखिए इनिमा, ठीक है, ये होते हैं। हाइपर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव इंक्लूड लैक्टुलोज, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ, ठीक है, सेफ कहाँ, इन प्रेगनेंसी, ठीक है, ये प्रेगनेंसी में काफ़ी सेफ होता है। 10 ग्राम बीडी होता है। सिरप की बात करें, ठीक है, तो 15 ml, ठीक है, कब, HS, ठीक है, 15 ml HS, यानी रात को जो है 15 ml पानी के साथ में दिया जाता है और 10 ग्राम जो है ये बीडी में भी दिया जा सकता है। स्टिमुलेट लैक्सेटिव की बात करें, बिस्कोडिल और कैस्टर ऑयल, ठीक है, बिस्कोडिल जो होता है, ठीक है, ये काफ़ी सही काम करता है और कैस्टर ऑयल भी करता है, बट बिस्कोडिल के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, और कैस्टर ऑयल जो होता है इसमें नो एब्डोमिनल पेन। डोज की बात करें तो 5 to 10 mg सोडियम पिकोसल्फेट और 5 to 100 mg, ठीक है, और कैस्टर ऑयल की बात करें तो 15 से 25 ml जो है ये दिया जाता है। स्टूल सॉफ्टनर में बात करें, डोकोसेट कैल्शियम और डोकोसेट पोटेशियम, ठीक है, ये भी यूज़ किए जाते हैं। डोज की बात करें तो 240 mg और डोकोसेट पोटेशियम 50 से 400 mg ओरली 1 to 4 इक्वली डिवाइडेड डोजेज में, ठीक है, प्रत्येक दिन जो है इसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ याद करिए इसमें, ठीक है, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, ठीक है, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव याद रखना है। हाइपर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जिसमें आपका लैक्टुलोज है उसको याद रखना है, और स्टिमुलेंट लैक्सेटिव याद रखना है, ठीक है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, बल्क लैक्सेटिव और क्या, लुब्रिकेंट लैक्सेटिव, ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। टू ट्रीट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, एंटी डायरियल एजेंट है भाई, टू ट्रीट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ट्रीट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, टू प्रिपेयर द बाउल फॉर रेडियोलॉजिक और इंडोस्कोपिक प्रोसीजर, ठीक है, अगर आपको कोई इंडोस्कोपिक या रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर करना है
तो उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि आपका जो GIT सिस्टम हो वो पूरी तरीके से साफ़ हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन काज्ड बाय हाई डोज ओपाइड यूज़, ठीक है, अगर हाई डोज ओपाइड यूज से कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ऑस्मोटिक लेग्जेटिव आर यूज टू रैपिड इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल आफ्टर इंडाइजेशन ऑफ पॉइजन्स, ठीक है, आर फॉलोइंग एंटी एलमेंथिक थेरेपी टू रिड द बॉडी डेड पैरासाइट्स, ठीक है, यानी अगर कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन है उसका थेरेपी देना तो उसको बाहर करने के लिए भी आप लेग्जेटिव का यूज कर सकते हैं, और अगर कोई पॉइजन इंजेस्ट कर गया है तो उसको भी शरीर से बाहर करने के लिए जो है आप ऑस्मोटिक लेग्जेटिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेथाइल सेल्यूलोज एंड फाइसिलियम आर यूज टू मेनी क्रॉनिक वाटरी डायरिया, ठीक है, वही मेथाइल सेल्यूलोज और फाइसिलियम, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ये बहुत से क्रॉनिक वाटरी डायरिया को ठीक करने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इन पेशेंट विथ पैरासाइट और सेब्रल एब्डोमिनल पेन अननोन काजेज, ठीक है, यानी अगर कोई पैरासाइट है या ऐसा कोई पेन है जिसका हमें कोई पैथोलॉजी नहीं पता है, ठीक है, तो उस समय जो है इसके यूज़ से बचना चाहिए, यानी यहाँ पे उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, GIT इरिटेशन, ठीक है, रेक्टल बर्निंग सेंसेशन, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में काजेज डिहाइड्रेशन, लॉन्ग टर्म यूज एंड एब्यूज ऑफ लेग्जेटिव में काजेज परमानेंट लॉस ऑफ कोलोनिक मोटेलिटी। याद रखना कि अगर आप लंबे समय से ऑस्मोटिक लेग्जेटिव का यूज़ कर रहे हैं या किसी भी लेग्जेटिव परगेटिव का यूज़ कर रहे हैं तो आपको, ठीक है, परमानेंट कोलोनिक मोटेलिटी, ठीक है, लॉस हो सकती है। लेग्जेटिव डिपेंडेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, इससे लेग्जेटिव डिपेंडेंस का भी खतरा बना रहता है और इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, ठीक है, विथ लुब्रिकेंट लेग्जेटिव, अगर लुब्रिकेंट लेग्जेटिव आप ले रहे हैं तो उसमें आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से भी सामना करना पड़ सकता है। बेल्चिंग विथ ऑस्मोटिक लेग्जेटिव, ठीक है, बेल्चिंग की समस्या हो सकती है अगर आप ऑस्मोटिक लेग्जेटिव यूज़ करते हैं तो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विथ सलाइन लेग्जेटिव, अगर आप सलाइन लेग्जेटिव यूज़ करते हैं तो आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये सारे जो है इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, इसमें आपका GI इरिटेशन, रेक्टल बर्निंग सेंसेशन, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में काजेज डिहाइड्रेशन, लॉन्ग टर्म यूज़ का हो गया, ठीक है, लेग्जेटिव डिपेंडेंस का हो गया और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी का, फिर बेल्चिंग और लास्ट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में जो है हमने बात किया। फिर बात करें ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है, लेग्जेटिव डिक्रीजेज इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम एंड रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, लेग्जेटिव अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अब बात करें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी SS फॉर एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, नोजिया, वोमिटिंग, बाउल साउंड वही है। मॉनिटर द पेशेंट फॉर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोलाइट और उसका इम्बैलेंस जो है चेक करते रहना कि कहीं कोई उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो गया है, ठीक है, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है। इवेक्यूएट स्टूल फॉर फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, वो जो स्टूल इवेक्यूएट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है, तैयार करके रखना है। मिस्क बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव इन फुल ग्लास ऑफ वाटर और जूस, ठीक है, जब आप बल्क फार्मिंग लेग्जेटिव तैयार कर रहे हो तो उसको ध्यान में रखिए कि पूरा गिलास भरा हुआ हो जूस में, उसमें तैयार करके दीजिए तो और अच्छा काम करेगा। तो ये है, ठीक है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी के साथ में जो है इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट GIT फार्माकोलॉजी ख़त्म होता है। तो चलते चलते दोस्तों फिर बता दें, ठीक है, कि आप हमारे एग्ज़ाम मार्क ऐप को, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और मात्र 249 रुपये के पेमेंट में, ठीक है, मात्र 249 रुपये के पेमेंट में आप हमारी पूरी फार्माकोलॉजी का सिलेबस पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में है, ठीक है, पैनल PDF भी है, फुल लेक्चर वीडियो है, टॉपिक वाइज क्लास है, समराइज वीडियो और प्रिंटेड नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटेड नोट्स भी आपको वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप जल्द ही जाइए और प्ले स्टोर पे एग्ज़ाम मार्क ऐप हमारा डाउनलोड करिए और वहाँ से, ठीक है, आप हमारे कंटेंट को जो है परचेज करिए और फिर अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तो चलिए, धन्यवाद।